नमस्कार, लोकतंत्र में आपका बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। आज लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विपक्ष के जबरदस्त विरोध की वजह से सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देते हुए चर्चा कराने की मांग की थी। उधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के पहले ही दिन इसी मुद्दे पर विपक्षी दलों ने हंगामा किया। इस बीच मंत्री अजय मिश्रा अपने गुस्सा मीडिया पर उतारते दिखे, जिसके बाद उनको दिल्ली तलब किया गया। आपको बता दें कि अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्र लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी है और मामले की जांच कर रही एसआईटी की मांग पर अदालत ने आशीष मिश्र समेत लखीमपुर हिंसा के सभी आरोपियों पर हत्या के प्रयास समेत संगीन धाराओं में मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी ने माना है कि लखीमपुर की हिंसा सोची समझी साजिश के तहत ही की गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष को योगी और मोदी सरकार के खिलाफ नया हथियार मिल गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। राहुल का आरोप है कि विपक्ष को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता। It has been said that it is a conspiracy. It is obviously a conspiracy. Everybody knows who's involved. Everybody who knows whose son is involved. Everybody knows who was there when those farmers were killed. The gentleman is a minister. We want the minister to resign. We want a discussion in the parliament. Depending on how much pressure we put, action will be taken. सुबह सदन की कार्रवाई आरंभ होने के साथ ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। कई सदस्यों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल आगे बढ़ाया। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित विभागों के मंत्रियों ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए। लेकिन विपक्ष अजय मिश्रा टेनी के मामले पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा। इस पर ओम बिरला ने विपक्ष से अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, हर विषय पे चर्चा संवाद करने का पर्याप्त समय दूंगा आपको। आप अपनी सीट पर जाइए, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। जब मैं आपका स्थगन खारिज करूं, जब आप विषय उठाइए। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आसन के करीब बैठे अधिकारियों के निकट जाकर विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने अध्यक्ष से विपक्षी सांसदों को मास्क पहनने का निर्देश देने को कहा। सर, आपके थ्रू मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी कोविड भय है सर, कोविड से मुक्त नहीं हुआ है। अधिकारियों के सामने इतने नजदीक खड़े होके बिना मास्क ऐसे नारा लगाना, ये स्वयं को रिस्क में भी डाल रहे हैं और अधिकारियों को भी रिस्क में डाल रहे हैं, लोगों को रिस्क में डाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के नाते हम भी नियम नहीं पालन करेंगे, ये ठीक है क्या? कोई भी मास्क नहीं पहना, इतने नजदीक खड़े हुए हैं और अधिकारियों के इतने नजदीक खड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है सर। मैं निवेदन करता हूं, कम से कम मास्क तो पहनने के लिए इनको आदेश दे दीजिए सर। लेकिन विपक्ष का विरोध नहीं थमने पर सदन की कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे के बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर बहस कराने की बात कही। आप बैठिए सीट पर। आप अगर सीट पर बैठेंगे तो प्रश्नकाल के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा। प्रश्नकाल स्थगित कभी नहीं होता है। 9 सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा तो लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। वहीं कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिस पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अनुमति नहीं दी। शून्यकाल के बाद विपक्ष ने सांसद निलंबन का मुद्दा फिर उठाया और आसन के पास आकर नारेबाजी शुरू कर दी। लिहाजा सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सांसद निलंबन और लखीमपुर खीरी मामले पर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से सफाई दी। विपक्षी दल राज्यसभा की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे हैं, बार बार कार्रवाई में बाधाएं डाल रहे हैं और गलत प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो रवैया सदन में देखने को मिल रहा है
उससे स्पष्ट है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्देहीन है, और उन्होंने शायद अपना मन बना लिया है कि जनता के विषयों को सदन में उठाने के लिए उनके पास कोई विषय नहीं है। उधर लखनऊ में भी लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में गांधी प्रतिमा से विधानसभा तक मार्च किया। विपक्षी दलों ने इस मांग को लेकर धरना भी दिया। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधानसभा के सदस्य सुखदेव राजभर के निधन पर शोक के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। साथ ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद विपक्ष ने अजय मिश्रा और महंगाई का मुद्दा उठाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। समाजवादी पार्टी धरने पर है। समाजवादी पार्टी पौने 5 वर्ष से जनता के मांगों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रही है। सड़क से सदन तक हमारा संघर्ष चल रहा है। श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार ये मुद्दा उठाया है कि जनता के साथ किए गए वादा खिलाफी की है भाजपा सरकार ने। ये धोखा है लोकतंत्र में। समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि भाजपा सरकार को जाना चाहिए। जनता को तभी इंसाफ मिलेगा जब 2022 में श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्तगी की मांग को लेकर जीपीओ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने मार्च किया है। आज यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के प्रतिमा के नीचे हम लोग खड़े हैं। हमारी मांग है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि अभी तक अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? कौन सा ऐसा कारण है? उन्हें बचाने का भरपूर कोशिश किया जा रहा है। पहले बेटे को बचाया गया, अब अजय मिश्रा टेनी जी को सेव किया जा रहा है। वहीं मामले को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर उठाए जाने से बौखलाए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपना गुस्सा पत्रकारों पर उतारते नजर आए। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहां धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है ठीक है, सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट के साथ लेखानुदान पेश किया जाएगा। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र भी 23 दिसंबर को समाप्त होना है। ऐसे में विपक्ष अजय मिश्रा की बर्खास्तगी के मामले पर योगी मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। मामले की जांच कर रही एसआईटी की मांग पर अदालत ने अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र समेत लखीमपुर हिंसा के सभी आरोपियों पर हत्या के प्रयास समेत संगीन धाराओं में मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी ने माना था कि लखीमपुर की हिंसा सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो सदन की कार्रवाई के दौरान हम लगातार देख रहे हैं, जब से ही शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है सरकार को लेकर और घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और आज भी ऐसी ही तस्वीर हमें देखने को मिली। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ सपा से जुड़े हैं। वहीं डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र जब से ही शुरू हुआ है तभी से विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है और लगातार हंगामा कर रहा है। आज भी हमने देखा कि जिस तरीके से आज अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा रहा, और इससे पहले भी महंगाई का मुद्दा हो, चाहे निलंबित सांसदों को बहाल करने की बात हो, हंगामा ही बना हुआ है पूरे सत्र में अब तक। जयरा जी, विपक्ष ने तो मन बना लिया है ना हंगामा करने का। किस विषय पर हंगामा कर रहे हैं? अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करने की बात क्यों कर रहे हैं? इस्तीफा की बात क्यों कर रहे हैं? इन लोगों के बयानों को शुरू से देखिए, ये पलटते हुए आ रहे हैं। किस बात पर इस्तीफा दे दें अजय मिश्रा टेनी, या किस बात पर उनको बर्खास्त कर दिया जाए? नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पार्टियां जो हैं वो अपने को पहले नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। हमारे सामने राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया। आज देखिए किस तरीके से स्थगन प्रस्ताव लेकर आए और शून्यकाल स्थगित करने की बात कर रहे थे। तो इन लोगों का हंगामा करना ही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। अगर किसी ने दोष दिया, कहीं एफआईआर में उनका नाम हो तो बताया जाए कि वो इस्तीफा दे देंगे। कहीं कोई नाम होना चाहिए, कहीं कोई अभियुक्त होना चाहिए। बेटे की सजा बाप को भुगतना पड़े, और बेटा जिसने अगर अपराध किया है तो न्यायालय के सामने है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बैठाई है,
जांच चल रही है। अगर जांच में कहीं कोई आया है, लेकिन ऐसा कहा था ना उन्होंने कहा था कि जांच में अगर मैं दोषी पाया गया तो इस्तीफा दे दूंगा। तो दोषी कौन पाया गया? आशीष मिश्रा, उनके बेटे दोषी पाए गए। जायरा जी अभी दोषी आपने कैसे करार दिया? नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट में ही साफ हो गया ना। दोषी नहीं पाया गया है जी। अभी सोची समझी साजिश है जी, ये तो साफ हुआ ना, सोची समझी साजिश है। जायरा जी अभी विवेचना हुई है, अभी मामला न्यायालय में, हम आपको उसको क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, न तो नहीं, हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, क्यों आप एसआईटी की रिपोर्ट को हम मानेंगे नहीं, मतलब उस पर भरोसा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वही तो कह रही हूं मैं जी। नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट पर हम भरोसा करेंगे, लेकिन न्यायालय में जो मामला है वो रिपोर्ट कहाँ जाएगा? न्यायालय में तो जाएगा वो रिपोर्ट एसआईटी की। जी जी, चलिए ठीक है, अरविंद जी से पूछ लेते हैं। अरविंद गुप्ता जी बने हुए हमारे साथ, क्या कहेंगे आप? अरविंद जी, आप मुस्कुरा भी रहे हैं काफी मंद, इसलिए मैं आई आपके पास, क्या कहना चाह रहे हैं? मुख्तार अंसारी को जो है उनके भाई को हम शामिल कर लें तब तो भाई ये भी बहुत बड़े डॉन हैं, ठीक है, जबकि मुख्तार अंसारी भाई के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है। और अजय मिश्रा टेनी के सुपुत्र जो हैं अगर क्रिमिनल हैं तो अजय मिश्रा के कोई लेना देना नहीं। तो आप ये देखिए, आप देखिए किस तरीके से दोहरा मापदंड है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए किस तरीके से जो है खिलवाड़ किया गया। आईपीसी की धारा 279 में रैश ड्राइविंग, 338 में ग्रेवियस इंजरी बाय नेग्लिजेंस, ये इस तरीके की धाराएं हैं जिनमें संदेह का लाभ देके आप किसी भी व्यक्ति को बाइज्जत बरी करा सकते हैं। अब देखिए, जब एसआईटी की जांच हुई और एसआईटी की जांच में उन्होंने क्लियर करके कह दिया कि नहीं, ये 302 और अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का केस इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, और उन्होंने इसे दर्ज किया। अब आप एक बात देखिए, जिनसे ये लोग झूठ बोल रहे थे, मैं आपको एक चीज और बताऊं, इन लोगों ने वहां पर जो किसान जब चल रहे थे तो इन्होंने पहले उन्हें उकसाया, उनके इस तरीके से, जैसे ये हम इस तरीके जो निशान दिखाते हैं ना, ऐसे करके इन्होंने उन्हें चैलेंज किया। उसके बावजूद किसानों ने कुछ नहीं कहा। जब इन्होंने देखा अरे ये तो हमारा पत्ता विफल हो गया, तब इन्होंने उनके ऊपर गाड़ी से उन्हें राउंड दिया गया। आप हिम्मत देखिए। और एक बात आपको बता दूं, मैं तो इससे पहले भी आपको इसमें कह चुका हूं, हमारे यहाँ तो हमारे चाचा विधायक हैं, उनके भतीजों का कुछ नहीं होता है, और यहाँ तो लड़के का बाप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। आप उसमें उम्मीद करते हैं कि आप इन जनता को न्याय मिलेगा? देखिए, स्पष्ट बात आप समझ लीजिए, अगर विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने, पूरे विपक्ष की मैं बात करूंगा, अगर हम सब लोगों ने एक बहुत जबरदस्त आक्रामक रूप अख्तियार ना किया होता तो ये जो धाराएं लगाई गई थी, इनमें इनके अजय मिश्रा टेनी के सुपुत्र जो है बाइज्जत बरी हो जाते थोड़े दिन बाद। इसलिए मांग करी गई थी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए कि जब तक वो अपने पद पे हैं एक निष्पक्ष जांच बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की क्लियर कट मांग है कि आपको अजय मिश्र टेनी को इस्तीफा देना चाहिए और नैतिकता के आधार पे भाजपा को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। जी, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं संसद में हंगामे को लेकर, और आज यूपी विधानसभा में भी खासा हंगामा हमें देखने को मिला। चलिए, ये तो एक मुद्दा हुआ लखीमपुर कांड की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बात महंगाई की हो या फिर निलंबित सांसदों को बहाल करने की हो। मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो संसद में जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, संसद की कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है, उस पर अरविंद जी आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में तो देखिए डिस्कशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, ऐसे में तो कार्रवाई चल ही नहीं पाएगी, फिर फायदा क्या इस तरह से सत्र बुलाने का? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, संसद की कार्रवाई ना चल पाना ये भी एक तरीके सत्ता पक्ष का फेलियर है। देखिए, आज सत्ता में सबसे ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। ये तो इन्हें देखना है कि आखिर क्यों हम सभी दलों को अपने साथ लेके क्यों नहीं चल पा रहे, क्यों हम आपस में, इन्होंने, देखिए राजनीति में मतभेद होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। क्यों आखिर ऐसी इन्होंने स्थितियां क्रिएट कर दी कि जिससे आज मनभेद लोगों में राजनीति जो पैदा हो रहा है। मेरा केवल कहना यह है कि अगर संसद हमारी नहीं चल रही है तो इसके ऊपर सबको विचार करना चाहिए कि जब संसद का सत्र चलता है बहुत बड़ा खर्चा आता है संसद का सत्र।
और ये पैसा जो है किसी राजनेता का नहीं होता, ये उन लोगों का है जो यहाँ के टैक्स पे करते हैं, उस गरीब जनता का है जो डीजल और पेट्रोल इतना महंगा भरवा के और सरसों का तेल और गैस सिलेंडर इतना महंगा खरीद के आपको टैक्स के रूप में जी जमा वही तो आप लोग वेस्ट कर रहे हैं सारा पैसा। वो जब इतना खर्चा आता है सत्र चलने में और इस तरीके से हंगामे होते हैं, स्थगित हो जाती है। कुलभूषण त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि लगातार हंगामा कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है, तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर कर रहे हैं ये हंगामा। जायरा जी, जो आपका विषय है और जो हंगामे की आप बात कह रहे हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जिसके नाम पर ये आए थे वो आज पूरी तरह से जनता के सामने है। यहाँ पर प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर भी आरोप रहे हैं, जो गृह मंत्री हैं जिनके साथ अजय मिश्रा टेनी काम कर रहे हैं वो तड़ी पार रहे हैं। इसको पूरा देश नहीं दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ऑलरेडी मुकदमों में थे और जब वो मुख्यमंत्री बने तो खुद ही मुकदमे वापस ले लिए। आज प्रकरण चल रहा है अजय मिश्रा टेनी साहब का। यह पूरा घटनाक्रम लखीमपुर खीरी का 26 सितंबर को शुरू होता है। जैसा अभी अश्विनी शाही साहब कह रहे थे कि बेटे की सजा आप बाप को देंगे, दरअसल यहाँ मोटिव क्लियर होता है बाप से ही। जब वो 26 सितंबर को भाषण देते हैं कि हम 2 मिनट में सुधार देंगे और पलिया भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, खीरी की तो बात छोड़िए, और वहां से यह घटनाक्रम शुरू होता है। उसी की प्रतिक्रिया में उनका लड़का निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ाता है और वहां फायरिंग होती है। ये सबके सामने है। क्योंकि सरकार केंद्र और राज्य में भाजपा की है तो ये दबाना चाहेंगे, और अजय मिश्रा टेनी पहले से अपराधी और माफिया हैं जो जमानत पे बाहर छूटे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन विपक्ष के दबाव में और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद और एसआईटी गठित करने तक की पूरी प्रक्रिया, जिसमें कहा गया कि सरकार आरोपियों को बचा रही है और सरकार की मिलीभगत सामने आ रही है, उसके दबाव में ये पूरी कार्रवाई हुई है। आप बताइए ऐसा क्या कारण है कि एक जिसका पुराना आपराधिक इतिहास है, जो अपने आपराधिक इतिहास की धमकी देता है, जिसका बेटा निहत्थे किसानों पे गाड़ी चढ़ा देता है, पहले तो आप कहते हैं वो वहां है ही नहीं। अजय मिश्रा टेनी का वो बयान आपके यहाँ आर्काइव में भी मिल जाएगा कि एक साथ छुपाया जाएगा, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल यहाँ अपराधी को बचाने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कहीं जातिगत समीकरण और चुनावी समीकरण आपके गड़बड़ न हो जाए, इसलिए आप अन्याय का साथ देंगे, अपराधी को बचाएंगे और उसकी पूरी पैरवी करते रहेंगे। दूसरी चीज अभी कहा जा रहा था आपके माध्यम से जो मुद्दा आया कि क्यों विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा जायरा जी। विपक्ष की भूमिका नहीं है। सरकार क्योंकि चाहती है कि संसद में बहस ना हो, वोटिंग ना हो, इसलिए संसद शुरू होते ही सांसदों का निलंबन हो जाएगा, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप संसद में सांसदों को अपनी बात नहीं कहने देंगे, क्योंकि आपका बहुमत है। बिल तो आप पास करा ही लेंगे और आते ही 29 तारीख को आपने किसान बिल वापस ले लिए, क्योंकि चुनाव सामने था यूपी में। आप चुनाव जीती हैं, आप विज्ञापन जीती हैं, आप सत्ता जीती हैं, इसलिए आप किसी भी हाल में सत्ता में बने रहने के लिए, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो कानून हो, चाहे संसदीय प्रक्रिया हो, सबसे आप समझौता करते चले जाएंगे। आखिर अब देश की जनता इसे बखूबी देख रही है और अब किसी से ये नहीं छुपा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश, जहां खुद आके उत्तर प्रदेश में खड़े होकर आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं कि मैं दूरबीन लगा के देखता हूं, माफिया दिखाई नहीं देता है, बगल में टेनी साहब खड़े हुए थे। आज उनके लड़के पर, उन पर, और अभी आपके चैनल ने वो वीडियो दिखाया कि जिसमें उनकी भाषा किस तरह की है पत्रकारों के साथ, और उस घटना में भी एक पत्रकार मारा गया था। दरअसल इस समय ये देश का अघोषित आपातकाल है, जिसमें आप बोल नहीं सकते हैं, जिसमें आप कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकारी एजेंसियां फंटल की तरह आपके पीछे लगी हुई हैं और आपके ऊपर दबाव बना देंगी। जो अपराधी हैं वही आपके यहाँ मंत्री बन के बैठ जाएंगे, फिर आपको तो दिखाई देगा कि माफिया मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश, गड्ढे मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, लगातार आपकी तरफ से मुद्दा तो ये उठाया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या इस्तीफा उनका लिया जाता है या नहीं, क्योंकि आज भी काफी नाराज वो दिखाई दिया और जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारों की तरफ व्यवहार था वो वाकई में निंदनीय है। और अश्विनी शाही जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले कुलभूषण जी भी कह रहे थे कि उनका जो रवैया था पत्रकारों के साथ अजय मिश्रा टेनी का, वो वाकई में काफी निंदनीय था और आपने भी देखा होगा किस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया वहां पत्रकारों के साथ। आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जायरा जी, मुझे इस चीज को जस्टिफाई करना भी नहीं है और मैं ये कहना चाहूंगा बड़े साफगोई से कि सार्वजनिक जीवन के किसी भी व्यक्ति को इस तरीके के
व्यवहार की इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है और न करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने अगर किया है तो वो गलत है, हम इसको कहीं से जायज नहीं ठहराते। ये बहुत अस्पष्टता है हमारी। लेकिन बाकी वह दूसरे मुद्दों की बात, अभी तो मैं कांग्रेस के भाई से शुरू करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमारा गृह मंत्री तड़ीपार, देश के गृह मंत्री जी की बात किया इन्होंने, दूरबीन लगाकर झांक देखने से भी अपराधी नहीं दिखता। और एक उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट है सुनी जी, मेरा नहीं। अरे रुक जाइए, मैं क्या कह रहा हूं कि आपका स्टेटमेंट है, मैंने तो नहीं कहा। आपने अभी यहाँ कहा, ये मैंने आप बस कहा जायरा जी से। जायरा जी आज यहाँ की जज हैं, हम लोग तीनों जो है सवाल वो पूछेंगे, हम लोग उसको उन्हीं को एड्रेस करके जवाब देंगे। तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जमानत पर तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी जी हैं। ये भी एक सोचनीय विषय है कि जमानत पर वो बाहर घूम रही हैं वो लोग इस समय, तो उनके ऊपर भी तो कुछ न कुछ बनता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा नैतिकता की बात। 5000 सिखों का जब कत्लेआम हुआ दिल्ली में 84 में, क्या नैतिकता पर राजीव जी ने इस्तीफा दिया था? नहीं दिया था। जातिगत समीकरण की जहां तक बात आती है जायरा जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोग जातिगत समीकरण से नहीं बौखलाए हुए हैं, ये लोग बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कामों से, कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के बढ़ती लोकप्रियता से। और इस समय जो हम लोगों ने राम मंदिर जो हमारे एजेंडे में था, राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस समय हमारे ही सरकार के उसमें बन रहा है। हम लोगों ने विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प किया और अब मथुरा की कायाकल्प करने की हम लोग सोच रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये तो जो इन लोगों ने अपने संकल्प पत्र में अपने एजेंडे में रखा उसको ये शुरू कर दे रहे हैं और ये खत्म भी कर दे रहे हैं। तो ये बौखलाहट वहां है। तो जातिगत समीकरण ना हमने 17 में साधा, ना हमने 14 में साधा, ना हमने 19 में साधा। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया। तो लोकसभा से लेकर और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। हमने काम किए। हमने जो है आज उत्तर प्रदेश में 10 साल, अभी ज्यादा पीछे नहीं जाता हूँ जायरा जी, 10 साल से यूपीए की सरकार थी, हमारे अरविंद जी उसके सहयोगी थे। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो चुका था, इच्छा शक्ति नहीं थी कि उसको शुरू कर दिया जा सके। 1972 में ये सरजू परियोजना शुरू हुई। अब सोचिए इतने दिनों के बाद भी 50% काम पूरा नहीं हुआ था और 4.5 पौने 5 साल में हमने उस काम को पूरा करके नहर को चालू कर दिया। अच्छा एक बात बताइए कि जितने भी काम हैं अश्विनी जी, जितने भी काम हैं ये अब हाल ही में कैसे संपन्न हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए जनसभाओं के दौरान मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। आखिर मौका ऐसा है बिल्कुल चुनावों से पहले का कि कहीं ना कहीं पूरी जनता उनके साथ आए, उनके साथ चले, मतलब छांट कर दिन चुने गए हैं। जायरा जी, मैं बड़े ही विनम्रता से ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कोई भी साल हमको बता दीजिए जिस साल हिंदुस्तान में चुनाव न हो और भारतीय जनता पार्टी पूरे खासतौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम माना जाता है ना अश्विनी जी, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम माना जाता है इस वजह से। और देखिए अब जिस तरीके से कृषि बिल भी अब निरस्त हो गए हैं, पेट्रोल के दामों में भी अब कमी आई है उपचुनाव में जो नतीजे आए थे उसके बाद, तो कहीं ना कहीं चुनावों के मद्देनजर ये सभी चीजें देखने को मिल रही हैं। मैंने यही कहा जा रहा है जी, कि कहीं ना कहीं तो चुनाव अभी कुछ दिन पहले वो हुआ, इसमें क्या कहते हैं नगर जिला पंचायत के चुनाव, त्रिस्तरीय हमारी पंचायत की चुनाव हुए, उसके बाद उपचुनाव हुए, उसके पहले हमारा 2019 में चुनाव था, अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता और बंगाल और सब जगह चुनाव हुए। तो ये चुनाव का सिलसिला लगा रहेगा। लेकिन मैंने एक लाइन कहा, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए जायरा जी, कि इस 60-56 साल में कांग्रेस की सरकार रही, बाकी समाजवादी पार्टी की और सब यहाँ सरकार रही। आजादी के बाद की हम बात कर रहे हैं, 1972 में इस सरजू नहर परियोजना की नींव रखी गई थी। 72 से लेकर और आज तक 50% काम नहीं हुए। 100 करोड़ की योजना में 10,000 करोड़ लग गया और हमने 4.5 साल भी न लगे हमको पूरा करने में उसको। ये कैसे, ये तो संभव बात नहीं है। हमने तो कम से कम उद्घाटन कर दिया उसका, भले ही चुनाव के टाइम किया। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि आप लोग बस फीता काटने का काम करते हैं, उस पर क्या अखिलेश यादव तो कहते हैं फीता काटने का, कैची जी भी बता दिया था आज तो उन्होंने।
अब अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी यही मैंने कहा ना कि हमारे देश में इतने मुख्यमंत्री हैं, इतना प्रदेश हम लोगों का जो है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, सारे मुख्यमंत्री अयोध्या और काशी में थे। अब उल जलूल बोलने लगे हैं माननीय अखिलेश जी। अखिलेश जी ने देखिए क्या बयान दे दिया, बाद में उस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कह दिया कि जीवन के अंतिम समय में वो यहीं आए, यहाँ आते हैं लोग, वहाँ पर एक मुमुक्षु भवन है, स्पष्टीकरण दिया था बाद में कि वो सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने वही कहा, ऐसा उल जलूल बोल रहे हैं, बाद में स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। तो गलत उनके शब्दों को आप एक बार फिर से चलवा दीजिए, अगर उसका कोई अर्थ निकाल दे तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया हो। चलिए अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, अखिलेश जी की बात, अखिलेश यादव की बात आई तो अरविंद जी कुछ कह रहे हैं, कहिए अरविंद जी। एक बात बताइए आप, वानप्रस्थ के बाद संन्यास जो है, संन्यास में सन्यासियों के लिए काशी से उत्तम स्थान कहाँ है पूरे भारत में? तो अगर मान लीजिए, यही तो कहा, यही तो आपके अंत में अरविंद भाई, यही तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, संन्यास के बाद वो आदमी गोलोकवासी होता है, तो वहाँ आने के लिए तो वही तो कहा उन्होंने, और कुछ नहीं साहब, सन्यासी था। देखिए बात तो घुमा के देखिए, सन्यासियों के लिए काशी से अच्छी कौन सी जगह है? देखिए काशी इज द बेस्ट, मतलब इतना अच्छा रमणीय स्थान है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो विश्वनाथ मंदिर का आपने जीर्णोद्धार किया, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल वहां पे और भी है। आपने कहा था आप पूरी काशी का वो करेंगे, पूरी काशी को डेवलप करेंगे। आपने 7 साल में केवल 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया का डेवलप किया है, और जबकि काशी का क्षेत्रफल 88 करोड़ 25 लाख स्क्वायर फीट है। अब आप बताइए कितना समय आप लेंगे पूरी काशी को डेवलप करने में? अगर 7 साल में आपने 5 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट किया, तो 88 करोड़ 25 लाख स्क्वायर फीट के डेवलपमेंट में आपको करीब 12,000 साल लगेंगे। तो देखिए अरविंद भाई, जवाब दे दूं एक लाइन का, जायरा जी अगर इजाजत हो तो एक लाइन का जवाब जी कहिए अश्विनी जी। बाबतपुर हवाई अड्डे से आप उतरिए और बनारस जो गलियों का शहर था, आप उस हवाई अड्डे से और चले जाइए गोदौलिया तक, आपको आज कहीं जाम की स्थिति नहीं है, रिंग रोड बन चुका है। देखिए, जो पीछे से आप लोगों की सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी, वो इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के अंदर है, और अब उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, वहां से हम लोगों ने 3500 स्क्वायर फीट जमीन के से लेकर अब आगे बढ़ाया है उसको। जी देखिए, 2.5 साल केवल विद इन 24 मंथ आगरा से लेकर लखनऊ का एक्सप्रेस हाईवे डेवलप हो गया। आपका लखनऊ में आप आ जाए तो हर जगह अखिलेश जी आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे आप एकाना स्टेडियम चले जाइए, चाहे आप मेदांता हॉस्पिटल चले जाइए, चाहे आप डायल 100 का राज्य सेंटर चले जाइए। चलिए ठीक है, चलिए सब देखिए, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं आप उनका बखान करेंगे, अब अश्विनी जी आप बोलेंगे जो योगी सरकार में जो कुछ हुआ है। देखिए ये सब तो चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, अपनी पार्टियों का सभी बखान करते हैं और उनकी उपलब्धियां गिनवाते हैं। मगर फिलहाल अभी यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक से जब लौटेंगे तो कुलभूषण जी के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आगे क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी। सभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर जिस तरीके से लगातार स्थगित रोज हमें देखने को मिलता है, लोकसभा को कर दिया जाता है, इससे कहीं ना कहीं कार्रवाई पे खासा असर पड़ता है और जो असली चीज है वो सामने नहीं हो पाती है, चर्चा नहीं हो पाती है। इसी पर हमारी चर्चा जारी है, तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और अब कुलभूषण त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले हम मुद्दे से थोड़ा भटक गए थे, एक बार फिर से हम लौटते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि लोकसभा में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहे हैं जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, और आज की बात करें तो लखीमपुर कांड को लेकर अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग आप लोगों के जरिए की जा रही है। एसआईटी की रिपोर्ट के आने के बाद ये जो मांग है और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जब एसआईटी का गठन हो रहा था कुलभूषण जी, तो विपक्ष ही लगातार इस चीज का विरोध भी कर रहा था कि ये तो सरकार की तरफ से बनाई गई टीम है, तो ऐसे में आप लोगों को भरोसा नहीं था, और अब आप लोग उसी को आधार मानकर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जाहिरा जी, मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दूं। 2 मुद्दे आपने जोड़ दिए, लास्ट वाले का पहले जवाब दे दूं। ये सरकार की नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एसआईटी है, और सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी से नहीं, आप लोग इसका विरोध कर रहे थे, मतलब मेरा मकसद ये था जानने का। जायरा जी, जो सरकार की बनाई हुई एसआईटी थी उसका विरोध हो रहा था। ये एसआईटी जिसकी रिपोर्ट आई है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी है। जो एसआईटी प्रदेश सरकार ने बनाई थी उसको हटा के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी गठित की है जिसकी ये रिपोर्ट है, इसलिए ये तथ्य ठीक किया। दूसरी बात, आपने कहा कि संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है और कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
विपक्ष में बहुमत का दावा कौन कर रहा है? वो सत्ता संसद में बहुमत का दावा किसका है? अगर जो आप बहुमत में नहीं हैं, आप विपक्ष के दबाव में हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए, सरकार छोड़िए। ये तो सत्ता में बैठे हुए सदन का नेता कौन है लोकसभा में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मैं पूछूं कि राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? तो पीयूष गोयल साहब, और आपके ही अध्यक्ष हैं। आप सदन नहीं चला पा रहे। लेकिन यहाँ पे समस्या दूसरी है जायरा जी, इसको समझना पड़ेगा। संसद क्यों बनाया जाता है? बहस के लिए, बातचीत के लिए। आप संसद में तीन कृषि बिल ले आइए, उन पर बात मत करिए, और उसके बाद लाकर देश में लागू कर दीजिए, और देश में लागू करने के बाद किसान कहे कि आपने हमसे बात नहीं की, तो माननीय उच्चतम न्यायालय को दखल देना पड़े और वो उन्हें होल्ड कर दे। उसके बाद किसान विरोध पर बैठ जाए। प्रधानमंत्री जी अचानक एक दिन सोते से जगे और सुबह टीवी पे आके कहें कि साहब मैं बिल वापस ले रहा हूं और मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं सिर्फ 700 किसानों की हत्याएं करवा पाया। उसके बाद वो बिल वापस हो गए। 29 नवंबर को आप बिल वापस लेने का एक मसौदा ले आइए और बिल वापस ले लीजिए। आपने संसद में बहस करने का कोई समय दिया? इतना बड़ा मुद्दा, भारत कृषि प्रधान देश है, दरअसल आप बात नहीं करना चाह रहे। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और जो नीयत है वो हमारे साथी प्रवक्ता अश्विनी जी की बातचीत से ही क्लियर हो जाती है। अभी भी जिस तरह से वो बता रहे थे टेनी मिश्रा जी के बारे में, मैं तो किसी अपराधी को और इस तरह से वो कह रहा है तो माननी नहीं मानता। दूसरी चीज, अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी जमानत पे बाहर घूम रहे हैं। साहब, केंद्र में भी आपकी सरकार है और प्रदेश में भी आपकी सरकार है, उसके बाद भी क्या आपकी सरकार छेलियोर है जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं? आप इसको स्वीकार करिए। तीसरी चीज आपने कहा बौखलाए हुए हैं। मैं फिर याद दिला दूंगा सुनील जी को कि विपक्ष के बौखलाने से कुछ नहीं हो रहा। विपक्ष तो आवाज उठाएगा, आपको आईना दिखाएगा। बौखलाहट आपकी है जो टेनी जी से दिखाई दे रही, जो अमित शाह जी से दिखाई दे रही, जो मोदी जी से दिखाई दे रही, और इसीलिए फिर अंत समय में आपको धर्म की आड़ लेनी पड़ेगी। तब आप विकास कहां का बताएंगे? कि अयोध्या का, काशी का और मथुरा का। लेकिन आपको यह नहीं दिखाई देगा कि उसी लखनऊ में कितना बेरोजगार युवा अपनी नौकरी की मांग लिए बैठा है, वहां की क्या स्थितियां हैं। आपका संकल्प पत्र आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा संकल्प पत्र के हमने दावे पूरे किए। आपके संकल्प पत्र आपने न पढ़ा हुआ, वो मैं लिए बैठा हूं। संकल्प पत्र में आपने कहा था 70 लाख रोजगार देने की बात कही थी। आज के जो मैंने टीवी न्यूज देखे हैं, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए। आज बेसिक शिक्षा मंत्री की स्टेटमेंट आता है हमने 5 लाख रोजगार दिए। आज सरकार के एक प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा 4.25 लाख रोजगार दिए। आपको आज तक यही नहीं पता कि आपने, क्योंकि आपके लिए 4.25, 5, 4.5 में कोई गिनती नहीं है। लेकिन ये बेशर्मी आपकी कि एक युवा बेरोजगार है तो उसका परिवार कैसे चलता है। आप परीक्षाओं से खेल रहे हैं। टीटी की आपके पास कोई आगे की योजना है? चुनाव आचार संहिता लगने जा रही। तीसरा मुद्दा मैं जोड़ता हूं, आज महंगाई के आंकड़े आए हैं। नवंबर में थोक महंगाई दर 14.2% पहुंच गई है। ये सरकार अभी तक सो रही है। पहली बार दहाई के अंक में लगातार महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है। 14.2 खाद्यान्न की कीमतें यहां पर पहुंच रही हैं और आप लगे हुए हैं फबिकासी दिपिकासी, चूंकि देश के सामने कोई और समस्या आपको दिखाई नहीं देती। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, कोई समस्या नहीं। निश्चित तौर पर हमारी भी आस्था है, हम भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं और हर हिंदू जाता है। हर धर्म का मतावलंबी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता का पालन करते हुए अपने आराध्य को मानता है। लेकिन आप ये सिर्फ दिखा के, मैं एक और मुद्दा इसी में जोड़ रहा कि अगर जो आपकी विकास की नीति होती और आप विकास कर रहे होते तो इतने बड़े बड़े विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती आपको बताने के लिए कि सोच ईमानदार। जब आपको बताना पड़े कि मेरी सोच ईमानदार है तो इसी का मैसेज है कि आपकी सोच बेईमान है और आप उसको बार बार जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं। अगर जो बाकी विकास धरातल पर होता है तो वो विकास दिखाई देता है। जायरा जी, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों में ही उलझी हुई सरकार है। चलिए ठीक है, अपराध से मुक्ति की बात करेगी। ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं कुलभूषण जी अश्विनी जी से। नहीं किया जाना चाहिए, क्या इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए और क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, ये बता दें अश्विनी जी। चलिए अश्विनी जी, एक और बात भी मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी कुलभूषण जी ने ये बात कही है कि जो विज्ञापन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उसी में ज्यादा खर्चा किया जाता है। और ये बात अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में भी आया था कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो स्कीम थी उसमें विज्ञापन में ज्यादा पैसा खर्च हुआ है और असलियत में जिन बेटियों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए थी उन्हें नहीं मिली है। ये भी एक तथ्य आया है सामने।
जायरा जी देखिए, एक किसी शायर ने कहा था, मुझे शेर तो याद नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। पूरा तो नहीं याद है ये। मैं कांग्रेस और सपा के साथियों को दोनों को कहना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के भाई अभी त्रिपाठी जी हमारे कह रहे थे, इनको जवाब देना चाहता हूँ। रोजगार की बात किया इन्होंने, रोजगार हमने दिए हैं उत्तर प्रदेश में। आपकी सरकार तो 89 के बाद से रही नहीं, 5-6% की पार्टी आप हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, इन्होंने 2 लाख रोजगार दिए थे। हम लोगों ने जो रोजगार दिए हैं और वो निरंतर चल रहा है, इसकी प्रशंसा नीति आयोग ने भी की है और देश के नहीं विदेशों की संस्थाओं ने किया है कि कोरोना में भी हमारे रोजगार माननीय मंत्री जी, माननीय वहाँ के सांसद लोगों ने निश्चित तौर पर मंत्री जी ने भाई को नौकरी दिलाई, कागजों में हेराफेरी करके कोरोना में ही रोजगार दिया अपने भाई को। मैंने तो बीच में नहीं बोला भाई त्रिपाठी जी क्यों बौखला रहे हैं, फिर बौखला नहीं रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि रोजगार की समस्या उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, लेकिन राजस्थान से यहाँ पर लखनऊ में इन कांग्रेस कार्यालय में महीनों धरना देते हैं रोजगार के लिए लोग, वो इनको नहीं दिखता है। ये आरोप लगाना चाहते हैं। तो इनको ये देश में ये देखना चाहिए कि आज धर्म के आड़ में हमको जाना पड़ेगा, हमको धर्म के आड़ में नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जो करते हैं वो सामने करते हैं। जायरा जी 4-5 कोट मैं देना चाहूंगा अभी आपको। माननीय मनमोहन सिंह यादव जी ने कहा था कि इस हिंदुस्तान की पहले संसाधन पर मुस्लिमों का हक है, ये नाम लेकर कहा उन्होंने। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब हत्या करवा दिया वहां पर कारसेवकों की, तो कैंट विधानसभा में कह रहे 16 मरवा दिया हमने, क्या 40 मरवा देते तो क्या होता। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाए। आज हम ये लोग कहते हैं तो वो राजनीति नहीं है। और हम अगर मुगल आक्रांताओं के द्वारा पीड़ित, मुगल आक्रांताओं के द्वारा शोषित मंदिरों को, चाहे जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर थे, उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उनका पुनरुद्धार कर रहे हैं, तो हम धर्म की शरण में जा रहे हैं। ये कौन सा दोहरा चरित्र है भाई। हम तो कम से कम ये अपेक्षा करते हैं। भाई अरविंद जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहिए यदुवंशी होने का। देखिए एक बात बताइए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम पक्ष और विपक्ष दो एक दूसरे की एक बैलेंस बना के रखते हैं, ताकि सत्ता पक्ष को भी जो है उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अगर मान लीजिए गलत चलते हैं, तो जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि वो उसे सही चीज दिखाए और बताए। लेकिन यहाँ समस्या एक बहुत बड़ी आ रही है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें इनका अहम आगे आ जाता है। इनको ये लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो हमने जो कह दिया वही सत्य है, वही सर्व मान्य होना चाहिए और वही सबको अपनाना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, इससे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। तो लोकतंत्र में तो आपको अपनी आलोचना भी सहनी पड़ेगी और यही लोकतंत्र की खासियत है। मैं एक चीज और भी कहूंगा, आज जो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की है वो ये है कि आज हमारी जो गृहिणियां हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं, उनके लिए रसोई आज चलानी बहुत मुश्किल हो रही है। मैं आपको छोटी छोटी चीज बता दूं, माचिस की जो डिब्बी होती है ना, उसकी भी कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। झाड़ू जो 30 रुपए की मिलती थी, अब इस टाइम 50 से 60 रुपए की मिल रही। सरसों के तेल की तो आप बात ही मत करिए, कहाँ जा रहा है। उसके अलावा बता दीजिएगा। और आप बता नहीं, वही बता रहा हूँ आपको। मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि सरकारी सिस्टम में, और ये महंगाई की वजह जानती है क्या, ये महंगाई की सबसे बड़ी वजह जो मझोला व्यापारी है उसकी जो सप्लाई चेन है वो अभी तक एक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उसे पीछे से जितना भी मटेरियल मिलता है वो बहुत ही महंगा मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 2020-21 में 1,53,000 लोगों ने आत्महत्या करी थी। उसमें से 11,628 व्यापारियों ने आत्महत्या करी। अब आप बताइए हम किधर जाएं? हम क्या हम उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं, आज एक 5 साल तक जो है हमें बताया गया कि साहब आपके मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और आज स्थिति ये लगती है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी हैं।
हर जी। जगह आप देख लीजिए, हर जगह मोदी जी दिख रहे हैं, योगी जी। चलिए बिल्कुल ठीक है, दूर समय की से कमी है मेरे पास। गायब हो अश्विनी जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे यही जानना चाहूंगी कि महंगाई को लेकर आपकी सरकार ने क्या किया है। आप तमाम तरह की बातें अभी कर रहे थे कि हमने पिछले अपने कार्यकाल में तमाम उपलब्धियां आपने गिना दी, लेकिन महंगाई का जो मुख्य मुद्दा है जिससे सबसे ज्यादा त्रस्त है आज की जनता, उसको लेकर आपकी सरकार ने क्या किया है, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगी। जयरा जी, मैं एकदम से बताऊंगा कि अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कोई आंकड़ा एक हाल से लेकर पेश किया है, लेकिन मैं स्पष्ट बताऊंगा कि यूपीए की सरकार में 10% पर महंगाई दर हमेशा रही है और हमारे 7-7.5 साल की सरकार हो गई है, 6% से ऊपर कभी आंकड़ा नहीं पहुंचा है। और अभी हमारे अरविंद भाई ने बताया सरसों का तेल, मैं मानता हूं, लेकिन 8 से 8.5 रुपए जो है सरसों की भी कीमत किसानों को मिली है। अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो इस पर भी गौर कीजिए, किसान को उसका दाम मिल रहा है। तो इस वजह से ये चीज मानिए कि हम जो है, देखिए इस पर थोड़ा सा आवाज में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मैं खत्म करना चाहता हूं कि भारत में कभी भी किसी की सरकार रही हो, आज मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी सरकार है तो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन हमने जितना विकास किया है उस विकास पर हमको और हमारे देशवासियों को, हमारे जितने यहाँ पर वोटर हैं, हमारे जिन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम उनको सशक्त नमन करते हुए उनके लिए काम करने का हमेशा प्रयास करेंगे और हमेशा हिंदुओं के लिए काम करेंगे, मुसलमानों के साथ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा में हंगामे के चलते बार बार स्थगित करना पड़ता है सदन की कार्रवाई को, और जो तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने के लिए, उसको क्या आगे भी हम देखेंगे सदन की कार्रवाई के दौरान, क्या ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इसमें कुछ हमें बदलाव देखने को मिलेगा, क्या सदन चल पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।